जोड़ना और अलग करना के बारे में थोड़ा विस्तार से। मेरे साथियों, सत्य बहुत सरल है। भगवान बहुत सरल है। प्रेम बहुत सरल है। यह मन है जो चीजों को जटिल बनाता है। और यहीं पर केतु एक बड़ी मदद बनता है, क्योंकि केतु की ऊर्जा के माध्यम से आप इस बंदर के मन को पार कर सकते हैं। राहु मन का उत्तर उत्तर है, वह चंद्रमा है। केतु चंद्रमा का दक्षिण उत्तर है। उत्तर उत्तर जो राहु है, बाहरी चीजों के बारे में है, जो बाहर हो रहा है। दक्षिण नोड केतु आंतरिक के बारे में है, मेरे भीतर क्या है, भीतर पर ध्यान केंद्रित करना, अंदर की ओर मुड़ना, यही केतु है। और इस पॉडकास्ट में मैंने केतु के नक्षत्र में ग्रहों के बारे में संक्षेप में चर्चा की है। जब मंगल केतु जनक क्षेत्र में होता है तो क्या होता है? शुक्र केतु जनक क्षेत्र में होता है। याद रखें, जहां भी केतु संपर्क में आता है, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, उदासीनता, विमुखता हमेशा तस्वीर में आती है। और जब भी राहु संपर्क में आता है तो बहुत अधिक रुचि, बहुत अधिक चिपकना, बहुत अधिक लगाव तस्वीर में आता है। तो जब कोई ग्रह राहु के नक्षत्र में होता है, तब उस ग्रह के अंतर्गत आने वाली सभी चीजें जो कि कारकद्वास हैं, और उस ग्रह द्वारा शासित घर, उस घर के मामले, सभी चीजें सक्रिय हो जाती हैं। व्यक्ति के पास उस ग्रह के साथ जुड़ी हुई कई इच्छाएं और सपने होती हैं। और केतु के साथ बिल्कुल विपरीत होता है। जब केतु किसी ग्रह के संपर्क में आता है तो यह बस रुचि को हटा देता है। आपको ज्यादा परवाह नहीं होती। एक केतु व्यक्ति को लाइमलाइट में जाने या दूसरों के साथ सहयोग करने में ज्यादा रुचि नहीं होती। वह अकेले रहकर खुश होता है, और साझा करने में भी, अपने दिल से। इसलिए एक केतु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बहुत अनोखा होता है। वह उन लोगों को बहुत अजीब लग सकता है जो लगातार सोचते हैं कि कोई एजेंडा है, कोई उद्देश्य है। लेकिन केतु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सबसे कम परवाह करता है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी संघर्ष कर रहा था और बुद्ध ने उसकी मदद की। लेकिन उसने क्या कहा? आपने मेरी मदद की क्योंकि आपके मन में कुछ है, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो आप बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? तो बुद्ध ने उससे कहा कि मेरे पास कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने देखा कि आप संघर्ष कर रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करूं। केतु का कोई एजेंडा नहीं, राहु का एक निश्चित एजेंडा है। वह बड़ा बनना चाहता है और सारी महिमा, रोशनी और चारों ओर के सभी कैमरे, और केतु कोई और है, दूर बैठा हुआ, वास्तव में ज्यादा लोगों को झांत नहीं, और फिर भी वही है जिसके पास यह है। और इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने उन कुछ चीज़ों के बारे में बात की है जो तब होती हैं जब ग्रह केतु के मक्ष में आते हैं। तो चलिए इसे करते हैं।
आसक्त और विरक्त। राहु आसक्ति की ओर ले जाता है, केतु विरक्ति की ओर ले जाता है। मानव जीवन की पूरी कहानी इन दोनों छोरों के बीच होती है, राहु और केतु, आसक्ति और विरक्ति। जब एक व्यक्ति 100% विरक्त हो जाता है तो वह बुद्धत्व प्राप्त करता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए विरक्ति मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण प्राप्त करने की कुंजी है और इसलिए केतु मोक्ष से जुड़ा है। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि केतु का मार्ग कई संघर्षों का मार्ग है और ये सभी संघर्ष अंदर लड़े गए संघर्ष हैं, बाहर नहीं। इसलिए महान गुरु गोरख कहते हैं कि मर जाओ ओ योगी, मर जाओ। मरना मीठा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मृत्यु से मीठा कुछ नहीं है। उस मृत्यु को मर, और ऐसी मृत्यु को मर गोरख ने मरा और देखा। उस तरह मरें जिसमें गोरख ने ज्ञान प्राप्त किया। यह मृत्यु जिसे महान गुरु गोरख उल्लेख करते हैं, आपके अहं की मृत्यु है, आपके मन की मृत्यु। जब अहम मारा जाता है तो मन अपने आप मर जाता है, क्योंकि यही अहम है जो मन को पोषण देता है। गोरख आपके शारीरिक शरीर की मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कई बार मर चुके हैं और आपने कई जन्मों के लिए नए ताजे शरीर प्राप्त किए हैं। तो आपका शारीरिक शरीर कई बार मर चुका है, लेकिन आपके मन, आपके अहं का क्या, वह कभी नहीं मरा। आपका हम और मन जीवित रहता है। यही अहम एक नया गर्भ खोजता है। यही अहम नए इच्छाओं से परेशान होकर फिर से यात्रा शुरू करता है। एक शरीर को छोड़ने से पहले ही यह पहले से ही दूसरे के लिए उत्सुक होता है। यह मृत्यु असली मृत्यु ही है, मैंने सुना है। एक आदमी ने गोरख से कहा कि वह आत्महत्या करने का सोच रहा था। गोरख ने कहा, जाओ और इसे करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं बाद में तुम बहुत हैरान हो जाओगे। उस आदमी ने कहा, आपका क्या मतलब है? मैं आपके पास इसीलिए आया कि आप मुझे कहें ऐसा मत करो। मैं अन्य साधुओं के पास गया, अन्य भिक्षुओं ने, सभी ने मुझे चेतावनी दी, भाई ऐसा मत करो, आत्महत्या एक बड़ा पाप है। गोरख ने कहा, क्या तुम पागल हो? कोई आत्महत्या नहीं कर सकता, कोई मर भी नहीं सकता, मरना संभव नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ऐसा करो और तुम बहुत हैरान हो जाओगे। आत्महत्या करने के बाद तुम क्या खोजोगे? शरीर पीछे रह जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा मैं था। और अगर तुम सच में आत्महत्या करना चाहते हो तो मेरे साथ रहो। अगर तुम बेवकूफी के खेल खेलना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है। किसी पहाड़ से कूदो, अपनी गर्दन फंदे में डालो, लेकिन अगर तुम असली मौत चाहते हो तो मेरे पास रहो। मैं तुम्हें वह कला दूंगा जो महान मृत्यु लाती है, फिर लौटने की कोई संभावना नहीं होगी। लेकिन वह महान मृत्यु हमें केवल महान मृत्यु ही लगती है। यही कारण है कि वह इसे मीठा कह रहा है। मर ओ योगी, मर मर, मरना मीठा है। उस मृत्यु को मर जो गोरख ने मरी और देखी। गोरख कहते हैं, मैं मृत्यु सिखाता हूं। वह मृत्यु मैंने अनुभव की और जागृत हुआ। यह नींद की मृत्यु थी, मेरी नहीं। अहंकार मरा, मैं नहीं। द्वैत मरा, मैं नहीं। द्वैत मरा और अद्वैत का जन्म हुआ। समय मरा
और मैं शाश्वत से मिला। छोटी संकुचित जीवन टूटी और बूंद महासागर बन गई। हाँ, निश्चित रूप से जब बूंद महासागर में गिरती है, एक अर्थ में यह मर रही है, एक बूंद के रूप में यह मर रही है, और एक अन्य अर्थ में यह पहली बार महान जीवन को प्राप्त कर रही है। यह महासागर के रूप में जीवित रहती है। महान सूफी संत रूमी कहते हैं, मैं महासागर में एक बूंद नहीं हूं, मैं एक बूंद में पूरा महासागर हूं। जब आपका अहंकार और आपका मन मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो आप पुनर्जन्म लेते हैं। यही वह बात है जो यीशु निकोडेमुस से कहते हैं, पुनर्जन्म लेने के लिए आपको पहले मरना होगा। और निकोडेमुस कहता है, आपका क्या मतलब है? यीशु कहते हैं, पहले आपका अहंकार, आपका मन मरना चाहिए, तभी आप पुनर्जन्म ले सकते हैं, तभी आप भगवान का अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए अहंकार और मन की मृत्यु केवल तब संभव है जब केतु आपके चार्ट पर शासन करता है। जब मैं कहता हूं कि केतु आपके चार्ट पर शासन करता है, तो मेरा मतलब है जब केतु चांद से जुड़ा होता है, जब केतु सूर्य से जुड़ा होता है, जब केतु शनि से जुड़ा होता है, जब केतु गुरु से जुड़ा होता है। और जिन लोगों के पास इस तरह के केतु संयोजन होते हैं, उन्हें समाज द्वारा निंदा की जाती है, लेकिन वे ही हैं भविष्य के बुद्ध। और उनमें से अधिकांश हमेशा मेरी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि आप केवल उन्हीं से जुड़ेंगे जो आपके गीत, आपके नृत्य को समझ सकते हैं। केतु के अन्य ग्रहों के संयोजनों के अलावा दूसरी आयाम केतु की नक्षत्र में ग्रह हैं। केतु की नक्षत्र में ग्रहों और केतु के साथ ग्रह के बीच का अंतर बहुत सरल है। केतु की नक्षत्र में ग्रह केतु की नक्षत्र में ग्रहों को दर्शाते हैं, केतु की निष्क्रिय ऊर्जा, जबकि केतु के साथ ग्रह केतु की सक्रिय ऊर्जा को दर्शाते हैं। सक्रिय ऊर्जा अधिक प्रभावी होती है और कुछ अभिव्यक्तियों की ओर ले जाती है, जबकि निष्क्रिय ऊर्जा में केतु के गुण होते हैं, लेकिन यह चीजों को प्रकट नहीं कर सकती जब तक कि केतु की नक्षत्र में ग्रह को चार्ट में अन्य ग्रहों का कुछ सकारात्मक समर्थन न मिले। इस पॉडकास्ट में मैंने केतु की नक्षत्र में ग्रहों और उनके जीवन पर प्रभाव के बारे में संक्षेप में बात की है। केतु की नक्षत्र में मंगल एक बहुत मजबूत स्थिति है। मंगल की ऊर्जा अत्यधिक आध्यात्मिक होती है। यह उस अंतरिक्ष यान की तरह है जो तैयार है, आपको बस बटन दबाने की जरूरत है और यह उड़ान भर लेगा। दूसरे शब्दों में, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के चार्ट में यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले कई जन्मों से अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक बनाने में सफलता प्राप्त की है, और इसलिए अब इस जन्म में यदि उसके पास कुछ सहायक आध्यात्मिक युति या स्थान है, तो इस जन्म में अंतरिक्ष यान उड़ान भर सकता है। इसका मतलब है कि जातक इस निष्क्रिय केतु ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा में बदल सकता है और इस प्रकार जीवन में कई चमत्कार और उपचार कर सकता है। हालांकि गुरु की दीक्षा अनुग्रह के बिना सक्रियण संभव नहीं है, इसलिए ग्रहों के दृष्टिकोण के आधार पर जब भी दीक्षा होती है, ऐसा जातक उड़ान भरता है, जिसका मतलब है कि वह आध्यात्मिक ज्ञान और आनंद की महान ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थान हो सकता है, क्योंकि मंगल द्वारा शासित मामलों से कोई लाभ नहीं मिल पाता। यदि मंगल चौथे और नौवें घर पर शासन करता है, तो माँ और पिता से अलगाव होता है। व्यक्ति एक ही स्थान पर बसने में ज्यादा रुचि नहीं रखता है, अपने जीवन काल में कई स्थानों पर जाता है। यदि मंगल 5वें और 10वें घर पर शासन करता है,
तो बच्चों और करियर से अलगाव पाप है। व्यक्ति करियर बनाने में ज्यादा रुचि नहीं रखता। वह अपने काम में अच्छा हो सकता है, लेकिन वह अपने करियर के प्रति जुनूनी नहीं है। बुनियादी रूप से खेल गतिविधियों में रुचि की कमी, लड़ाई झगड़े में रुचि की कमी। व्यक्ति लड़ाई की व्यर्थता को समझता है, इसलिए या तो अनदेखा करता है और झगड़ों से बचने के लिए अपने हितों को छोड़ देता है। यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, लेकिन भौतिक प्रगति के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान है। केतु की नक्षत्र में शुक्र दो विपरीत परिणामों की ओर ले जा सकता है। या तो व्यक्ति प्रेम और रिश्तों के मामलों में ज्यादा रुचि नहीं रखता है, या व्यक्ति बस कई महिलाओं के साथ सोता रहता है। वह अपने यौन संबंधों के माध्यम से भावनात्मक समर्थन पाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी भी उस प्रकार का भावनात्मक समर्थन और बंधन नहीं पाता है जिसकी उसे तलाश है। यह प्रेम संबंधों में सफलता की तलाश करने वालों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थान है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपनी प्रेमिका से शादी करने में असफल हो जाता है और किसी अन्य महिला से शादी कर लेता है जिसे वह कभी पसंद नहीं करता। इसलिए भौतिकवादी दुनिया में यह स्थान रिश्तों में कई समस्याएं पैदा कर सकता है और व्यक्ति नशे या शराब का आदी भी हो सकता है। हालांकि यदि यह स्थिति एक विकसित आत्मा के चार्ट में होती है तो यह चमत्कार कर सकती है। तब ऐसा व्यक्ति कई आध्यात्मिक विकास का अनुभव कर सकता है। वह आध्यात्मिक प्रेम बिना शर्त प्रेम प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से केतु के नक्षत्र में शुक्र वास्तव में एक महान परिवर्तनकारी स्थिति है। केतु ए नक्षत्र में शनि अच्छे सरकारी नौकरी पाने के अवसर को खराब कर देता है, या यदि जातक को सरकारी नौकरी मिल भी जाती है तो भी उसे अपने करियर में पदोन्नति प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। केतु के नक्षत्र में शनि वैसे भी उन लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है जो करियर में तेजी से प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं। शनि केतु का दुश्मन है। शनि भौतिकवादी और बहुत व्यावहारिक है, जबकि केतु व्यावहारिक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता और एक साधु है। केतु के नक्षत्र में शनि एक मठ में एक राजनीतिज्ञ की तरह है, इसलिए यह उन लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है जो भौतिक दुनिया में या व्यवसाय या राजनीति में सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। हालांकि केतु की भावना में केतु एक बहुत शक्तिशाली और आध्यात्मिक दुनिया है। यह स्थिति स्वागत योग्य है। यदि जातक का चार्ट आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ है तो यह स्थिति चमत्कार कर सकती है और व्यक्ति कई आध्यात्मिक प्रथाएं कर सकता है और इस प्रकार वह अपने पिछले जीवन के बुरे कर्मों को शुद्ध कर सकता है। केतु नक्षत्र में गुरु एक महान स्थिति है। गुरु केतु का मालिक है और इसलिए यह जैसे मालिक अपने आदमी के घर पहुंच रहा है और इसलिए मालिक गुरु केतु के नक्षत्र में बहुत आरामदायक है और इस स्थिति के साथ कुछ महान ज्ञानी पुरुषों और महिलाओं का निर्माण कर सकता है। गुरु राहु एक नकली बाबा की तरह है। गुरु केतु असली गुरु है और इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह वास्तव में गुरु के लिए एक सुंदर स्थिति है। भौतिक पक्ष पर व्यक्ति को अपने पिता या बच्चों के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या यदि जाति का महिला है तो उसे अपने पति के साथ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अन्यथा यह एक बुरी स्थिति नहीं है। यह एक ज्ञानी व्यक्ति को दर्शाती है। ऐसे जातक अच्छे आत्मशिक्षार्थी होते हैं। केतु के नक्षत्र में बुध एक वांछनीय स्थिति नहीं है, क्योंकि बुध केतु का कट्टर दुश्मन है। बुध आपकी बुद्धि है और केतु इस बुद्धि को जलाता है ताकि असली बुद्धिमत्ता का जन्म हो सके। इस स्थिति वाले जातक संचार में संघर्ष करते हैं।
उन्हें कुछ संचार संबंधी विकार हो सकते हैं, वे हकलाते भी हैं। यह बौद्धिक प्रयासों के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि जब बात आध्यात्मिकता की आती है तो यह कुछ महान परिणाम दे सकती है। यह बुद्धि को जला सकता है ताकि शुद्ध बुद्धिमत्ता आपके दिल के केंद्र से जन्म ले सके। इसलिए यह उन लोगों के लिए एक संपत्ति बन सकता है जो आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, जो हर दिन जप करते हैं और ध्यान करते हैं। केतु की नक्षत्र में चंद्रमा आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए उत्कृष्ट है। यह वास्तव में एक उपहार है, और यदि जातक एक आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वह इस उपहार की सुंदरता को समझ सकता है। इस स्थिति के साथ आध्यात्मिक पथ पर प्रगति की गारंटी है। ऐसा व्यक्ति जीवन के किसी न किसी चरण में आध्यात्मिक बन जाता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान है। बुद्धि और विवेक में अंतर है। विवेक सिर का होता है, बुद्धिमत्ता दिल की होती है। बुद्धिमत्ता तब जन्म लेती है जब विवेक आपके दिल के साथ सामंजस्य में होता है। ऐसा व्यक्ति अजीब विचित्र लग सकता है, लेकिन वास्तव में वह एक अच्छे दिल वाला व्यक्ति है और दूसरों की तुलना में अधिक महसूस कर सकता है। अंतर्ज्ञान अच्छा होता है और ऐसा व्यक्ति घटनाओं को पहले से महसूस कर सकता है। कुल मिलाकर केतु की नक्षत्र में चंद्रमा उन लोगों के लिए एक मजबूत स्थिति है जिनका चार्ट आध्यात्मिक रूप से झुका हुआ है। यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा स्थान है जो उच्च विज्ञान या शास्त्र सीखना चाहते हैं, जैसे कि ज्योतिष, टैरो कार्ड आदि। केतु की नक्षत्र में सूर्य वास्तव में एक अच्छा स्थान है। सूर्य एक ब्रह्मचारी है, जिसका अर्थ है कि सूर्य ब्रह्मचारी है। एक महिला जो सेक्स की इच्छा रखती है, वह महिमामयी ब्रह्मचारी सूर्य एक योगी के सामने नहीं टिक सकती, और केतु भी एक ब्रह्मचारी है। केतु उन महिलाओं को भी पसंद नहीं करता जो पुरुषों से यौन सुख प्राप्त करने की इच्छुक होती हैं। केतु के नक्षत्र में सूर्य एक मजबूत संकेत है और यह एक अत्यधिक आध्यात्मिक व्यक्ति को दर्शाता है। भले ही व्यक्ति अपनी प्रारंभिक उम्र में भौतिकवादी हो, फिर भी जीवन के बाद के चरण में वह पूरी तरह से आध्यात्मिक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए साधना करना, कठिन तप करना संभव है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति होता है। भौतिक दुनिया में भी वह अच्छा करता है। वह दुनिया के तरीकों को समझता है और वह जल्दी सीखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति उन लोगों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है जो जीवन में स्पष्टता की तलाश करते हैं। केतु के नक्षत्र में राहु एक आध्यात्मिक राहु की ओर ले जाता है। ऐसा राहु उन लोगों के लिए एक संपत्ति बन सकता है जिनकी इच्छा आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करना है। भौतिक उपलब्धियों के लिए ऐसा राहु एक बाधा बन सकता है, क्योंकि अब राहु बहुत अधिक सक्रिय नहीं है और इस प्रकार बड़ी उपलब्धि की इच्छा कम हो सकती है। इस प्रकार औसत भौतिक प्रगति लेकिन महान आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाती है। केतु के नक्षत्र में राहु एक चोर की तरह है जो अब एक मठ में बैठा है। तो आप समझ सकते हैं कि संस्कार, मठ का प्रभाव उस चोर यानी राहु को और अधिक करने और जुनूनी बनने नहीं देगा। इस प्रकार केतु का नक्षत्र राहु को नियंत्रित करता है और यह उन लोगों के लिए एक महान विकास बन जाता है जो जीवन में आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं। और अब केतु के नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में केतु के लिए एक बहुत आरामदायक स्थिति है और ऐसे परिदृश्यों में आप केतु शक्तिशाली हो जाता है
और राशि स्वामी की स्थिति के आधार पर परिणाम प्रदान करता है। केतु का अश्विनी में होना अच्छे शारीरिक रूप को प्रदान कर सकता है। केतु का मघा में होना कला और रचनात्मक कार्यों में उत्कृष्टता के साथ साथ आध्यात्मिक प्रयासों में रुचि प्रदान कर सकता है, जबकि केतु का मूल में होना उच्च दार्शनिकताओं में गहरी रुचि ला सकता है और ज्ञान और बुद्धिमत्ता की खोज में लंबी यात्राओं की ओर ले जा सकता है। कुल मिलाकर केतु का केतु के नक्षत्र में होना केतु के लिए एक मजबूत स्थिति है, और यदि लग्न धर्म त्रिकोण से संबंधित है यानी सिंह, धनु या मेष, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धार्मिक बन सकता है। केतु के नक्षत्र में ग्रहों का होना एक मठ में ग्रहों के समान है। अब यदि कुंडली आध्यात्मिकता की ओर झुक रही है तो केतु के नक्षत्र में ग्रह महान परिणाम ला सकते हैं और जातक को उसके आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने में सक्षम बना सकते हैं। हालांकि यदि कुंडली खराब गुणवत्ता की है, स्वभाव से भौतिकवादी है, तो केतु के नक्षत्र में ग्रह जातक को बहुत निराशा ला सकते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप भीतर से कौन हैं। यदि आप आध्यात्मिक हैं तो यह स्थिति आपके लिए भाग्यशाली है। केतु उन आत्माओं के पक्ष में काम करता है जो अंतिम सत्य की खोज में हैं। वे आत्माएं जिन्होंने जीवन के सभी सुखों का अनुभव किया है और इसकी व्यर्थता को समझ लिया है। तो सरल शब्दों में केतु के नक्षत्र में ग्रह उन विकसित आत्माओं के लिए सकारात्मक रूप से काम करते हैं। केतु एक बहुत उच्च स्तर की ऊर्जा है और इसलिए सस्ते, आक्रामक, सतही लोग केतु की सुंदरता को नहीं समझ सकते। वे केवल दूसरों को चोट पहुंचाने में अपना पूरा जीवन बिताएंगे, अपमानजनक टिप्पणियां करके, और ऐसे लोग अंततः जीवन में बहुत दुख उठाएंगे। खैर, मैं यहां केवल चयनित आत्माओं के लिए हूं। वे आत्माएं जो खोजी हैं, विश्वास करने वाली नहीं हैं। वे आत्माएं जो अपने और दूसरों के विकास के मिशन पर हैं। वे आत्माएं जो दयालु और क्षमाशील हैं। ऐसी आत्माओं। मेरा पॉडकास्ट जुड़ेगा और यात्रा जारी रहेगी। यात्रा हमेशा जारी रहती है, कभी नहीं रुकती। मैं शायद एक दिन इस शरीर को खो दूं, लेकिन यात्रा जारी रहती है और असली आनंद यात्रा में है। जय श्री गणेश। जय गुरु। बूम गम वरपति नमः ओम गम गणपति नमः ओम गम गणपतिय नमः।